जादुई फूल गोभी। गोभी ले लो, ताजी हरी गोभी ले लो। आओ बाबूजी, ले जाओ ताजी गोभी। चाहे बनाओ दम गोभी, चाहे बनाओ गोभी पराठा। जमुना का जीवन जैसे बना ही दुख भोगने के लिए था। वो बेबस बहू के कंधों पर परिवार का पेट पालने का भार सवार है। परिवार में उसके दो बच्चे बिट्टू, रानी, बूढ़ी सास सीता और बीमार पति सरजू शामिल थे। उसके गरीबी में फूल गोभी बेचकर घर की हर कमी घटी कहाँ मिटने वाली थी। बाजार उठने लगा है, जल्दी से बची कुची फूल गोभी टोकरी में भर लेती हूँ। फिर जमुना गोभी से भरी टोकरी उठाकर घर चली जाती है, जहां जमीन पर बिछे पूले के बिछौने पर पड़ा बीमार सरजू जोर जोर से खांस रहा था। बहू, तू आ गई। बच्चे कब से तेरी बाट जो रहे थे। बहू, सरजू की सारी दवाई खत्म हो गई है। तू दवा खाने से दवाई लाई है ना? सास की आंखों में झलकती आंसू देखकर बहू डबडबाई आंखों से बोलती है। माँ जी, दिन भर के बीच बस 100 रुपए ही फूल गोभी की बिक्री हुई है, जिसमें से 50 रुपए पुलिस वाले जबरन ले गए और बचे हुए 50 रुपए से बनिए से दाल आटा ले आई। जी तोड़ मेहनत के बाद भी मैं अपने परिवार को रूखे सूखे के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं खिला पा रही। मौत मेरे पति को धीरे धीरे निगल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हर रिश्ता मेरे हाथों से छूट रहा है। ना मैं एक अच्छी बहू बन पा रही हूँ, ना बीवी, ना एक माँ। ऐसा कहते हुए जमुना के सब्र का बांध जवाब दे जाता है और उसे फूट फूट कर रोते हुए देख उसके दोनों बच्चे भी बिलख बिलख कर रोने लगते हैं, जिसे देखकर सीता कहती है। संभाल खुद को बहू, तू इस घर की नींव है। अगर तू ही बिखर जाएगी तो हमारा क्या होगा। देख, तुझे रोता देखकर बच्चे भी बिलखे जा रहे हैं। रानी, बिट्टू, अम्मा के पास आओ। अम्मा, तुम रो मत। देखना, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारा परिवार बिखरने नहीं देगा। बाबूजी एक दिन इस बीमारी के बिछौने से उठकर फिर से चल फिर सकेंगे। 8 साल की रानी की बातों में जमुना के बुझे मन को आशा की लहक दे दी थी। समय बीतता गया। जमुना हर दिन सास के साथ बाजार की ओर डग बढ़ाती। गोभी ले लो, ताजी ताजी गोभी ले लो। गोल गोल गोभी ले लो, सस्ती गोभी ले लो। अरे ओ गोभी वाली, कैसे बेच रही है गोभी? बस 20 रुपए की एक फूल गोभी है बहन जी। कहिए कितनी दूं? एक तो तेरी फूल गोभी बासी है, 20 रुपए में 2 फूल गोभी देगी तो बोल। बहन जी, ऐसे तो मुझे घाटा झेलना पड़ेगा। बोहनी बट्टे का बखत है, 15 रुपए की एक फूल गोभी पड़ेगी। 10 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दे, वरना बहुत सी फूल गोभी बेचने वाली बैठी है बाजार में। ठीक है, आप ले लीजिए। समय बीतता है। एक एक दिन करके महीने गुजरते जा रहे थे, मगर जमुना के परिवार का जीवन अभी भी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रहा था। बहू, उसका जाड़ा जोरों पर चढ़ चुका है। अब तो ये पूले का बिस्तर भी बर्फ के जैसा ठंडा पड़ रहा है। लगता है जैसे ये जाड़ा हम गरीबों की जान ले बीतेगा। माँ जी, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं कोई और काम करूंगी, क्योंकि जीवन भर भी ये फूल गोभी बेचकर हम इस फूस के घर से नहीं उभर सकेंगे। इसीलिए आज मैंने तरकारी बनाने के लिए एक ताजी गोभी बचाकर बाकी सारी गोभी भाव की भाव बेच दी, ताकि कल से नया कुछ करूं। अम्मा, तो क्या हम फूल गोभी की सब्जी खाएंगे? हाँ बच्चों। ऐसा कहकर जैसे ही जमुना आखिरी बची गोभी को काटने के लिए आगे बढ़ती है, फूल गोभी के चारों तरफ एक सुनहरी चमक इठलाने लगती है और फूल गोभी बड़े आकार का होकर सोने में बदल जाता है। उसके ऊपरी सतह पर नाक, कान, मुंह बन जाते हैं। मुझे मत काटो, क्योंकि मैं जादुई फूल गोभी हूँ। जादुई फूल गोभी? मगर तुम मेरी टोकरी में कैसे आई? तुमने खुद ही मुझे खरीदा है। मैं तुम्हारे घर का भाग्य बदल सकता हूँ। बस मुझ फूल गोभी की बलि मत चढ़ाओ। मगर मेरे बच्चे भूखे हैं और इस गरीबी में मेरे पास तुम इकलौती फूल गोभी हो। मेरे पास दूसरी साग सब्जी भी नहीं है, ना पैसे हैं।
ये सुनकर जादुई फूल गोभी सोने के बड़े सांचे में बदलकर अपना मुंह खोलकर सोने के चमचमाते सिक्के बरसाने लगता है, जिनकी खनक उस गरीब परिवार के घर में गूंज उठती है। ये लो, इन सभी सोने के सिक्कों को बेचकर तुम सब्जी तो क्या खेत भी खरीद सकती हो। अम्मा, ये जादुई फूल गोभी तो जिन के चिराग जैसा लगता है। ये फूल गोभी हमारी गरीबी मिटाने आई है। हाँ, तुमने सही कहा बिट्टू। जाओ जमुना, इसे बेचकर अपने घर के खाली खत्ते भरपूरी से भर लो। जमुना बिना वक्त गवाए जादुई फूल गोभी से मिले सभी सोने के सिक्कों को बटोरकर सुनार के हाथों बेचकर मिले हुए पैसों से घर में राशन लाकर खाना पकाती है। सभी साथ मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अरे वाह, आज कितने वक्त बाद हम अच्छा खाना खा रहे हैं। हाँ, आज हमारी थाली में कितनी सारी स्वादिष्ट सब्जियां हैं। मैंने तो पेट भर खाया। शुक्रिया जादुई फूल गोभी, मेरे पोते पोती का चेहरा खुशी से खिलखिला रहा है, वरना हम गरीबों को तो कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है। और कभी कभी तो पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। बिट्टू की बात सुनकर सभी की आंखें डबडबा जाती हैं। तभी फूल गोभी कहता है, ओहो, अब ये रोना और दांत पीसना नहीं होगा। मैं जादुई फूल गोभी इस घर की गरीबी सटाक गायब कर दूंगा। ऐसा सुनकर पुले पर पड़े सरजू में जैसे जीने की उम्मीद जल उठती है और वो खांसते हुए कहता है, जादुई फूल गोभी, क्या तुम मुझे भी बचा लोगे? हाँ बिल्कुल सरजू, मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। मगर जादुई फूल गोभी, क्या तुम जानते हो सरजू कैंसर से जूझ रहा है। उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? ओहो जमुना, जब पिगी बैंक है पास तो फिर डरने की क्या है बात। मतलब मैं समझी नहीं। मैं सिर्फ सोने का खजाना ही नहीं बल्कि पैसे की पोटली भी हूँ। जरा रुको, अभी बताता हूँ। इतने के बाद जादुई फूल गोभी पर एक बड़ा प्रकाश उतर आता है और जादुई सोने की फूल गोभी विशाल आकार में बदलकर हवा में इठलाती हुई अपना मुख खोलकर पैसे बरसाने लगती है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह फूल गोभी, हम तुम्हारे तलबगार हैं, तुमने हमारी मदद की। जाओ जमुना, अगर मुझ जादुई फूल गोभी से सरजू को बहुतायत का जीवन मिल जाएगा तो ये आनंद की बात है। इसके बाद सीता और जमुना फौरन सरजू का इलाज करवाती हैं, जिससे सरजू बच जाता है। दिन बीतते जाते हैं और फूल गोभी एक दिन झुंझलाकर कहता है, बस बहुत हुआ, अब इस फूस के घर में और नहीं रहेंगे। मगर हम जाएंगे कहाँ? ये घर ही तो हम गरीबों का गढ़ है। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि इसी जमीन पर एक अनोखा बड़ा घर बनाएंगे। मेरे पेट में पड़े पैसे पच नहीं रहे हैं, अब उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए जादुई फूल गोभी एक बार फिर से सोने में बदलकर इठलाता हुआ मुंह खोलकर पैसे की बारिश कर देता है। ये लो सरजू, इससे इस जगह पर सुंदर से घर का काम शुरू करवा दो, जहां हम सभी लोग सुकून से रह सकें। जादुई फूल गोभी से मिले पैसों से सरजू एक सुंदर बड़े आलीशान घर की नींव रखता है। इसे देखकर रानी और बिट्टू की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अरे वाह, ये घर कितना बड़ा है। अम्मा, बाबूजी, अब हम भी अमीर हो गए हैं ना? हाँ बिट्टू, अब हमें उस फूस के घर में जेठ की गर्मी और पूस का जाड़ा नहीं झेलना पड़ेगा। हम भी रईसी भरी जिंदगी जिएंगे। शुक्रिया जादुई फूल गोभी, आज तुम्हारी बदौलत हम गरीबी के गड्ढे से उभर पाए हैं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने जो मुझे बचाया, इसलिए अनोखा जीवन उपहार समझो। इस तरह जादुई फूल गोभी की मदद से गरीब फूल गोभी बेचने वाली जमुना का परिवार गरीबी से उभर जाता है और इन्हें बहुतायत का जीवन जीने को मिलता है। मगर आज भी न जाने कितने ही गरीब अपनी हड्डियां गलाकर पेट की आग बुझाने को आतुर हैं। जब कभी सरजू और जमुना को अवसर मिलता है तो वो जादुई फूल गोभी से उन गरीब तलबगारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जो उनके इंसानियत की भावना को इंगित करता है। सिया घर में साफ सफाई कर रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन तारा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी सलोनी कॉलेज से आती है और उसके पैर कीचड़ में सने होते हैं। वो फर्श पर सारी जगह कीचड़ के पैर छाप देती है। अरे सलोनी, ये क्या?
तुमने पूरा फर्श गंदा कर दिया। थोड़ी सफाई का ध्यान रखा करो। मैंने कितनी मेहनत से पूरा फर्श चमकाया था। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी। इस घर में तेरी सिर्फ इतनी हैसियत है कि तुम दोनों बहनें नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह ही रहो। तभी तारा रसोई में से आती है और सलोनी से कहती है, सलोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों तुम्हारी बड़ी मौसी की बेटियां हैं, यानी तुम्हारी बहन। घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। तभी वहां टुनटुन आ जाती है। देखिए ना टुनटुन मौसी, सलोनी हमसे कैसे बात कर रही है। अरे सही तो बात कर रही है। तुम्हारी हैसियत इस घर में केवल एक नौकरानी की ही है। मौसी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे ही घर में हम नौकरानी कैसे हो सकती हैं? तभी टुनटुन प्रॉपर्टी के पेपर दिखाते हुए कहती है, ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी और मेरी बेटी के नाम है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो एक नौकरानी की तरह घर के सारे काम करने होंगे। ऐसा कहकर टुनटुन वहां से चली जाती है और बेचारी तारा और सिया घर के कामों में लग जाती हैं। सारे काम करने के बाद वो दोनों अपने घर के आंगन में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं और अपनी माँ को याद करने लगती हैं। आज अगर माँ साथ होती तो कितना अच्छा लगता, लेकिन हमारे माँ और पिताजी को केवल एक हफ्ता ही हुआ है भगवान के पास गए हुए, और हमारी टुनटुन मौसी ने तो हमें अपने रंग ढंग दिखा दिए। चिंता मत करो मेरी प्यारी बहन, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन प्रतिदिन उनके साथ उनकी टुनटुन मौसी बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वहीं सलोनी भी उन दोनों से घर के सारे काम करवाती है। एक दिन सलोनी के ससुराल वालों को तारा चाय देने आती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और चाय मेहमानों के ऊपर गिर जाती है। अरे मनहूस कहीं की, जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है तो अपनी टांग अड़ा देती है। ऐसा कहकर टुनटुन तारा के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद तारा रोते हुए बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी उसकी बहन सिया उसके पास आती है और कहती है, बहन रोना बंद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। हमारी मौसी हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। तारा जैसे ही जाने की बात करती है वैसे ही एक आवाज आती है, तुम दोनों को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही तारा और सिया पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा होता है। डरो मत, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूं, बल्कि जादुई पेड़ हूं। तुम्हारे माता पिता ने मुझे वर्षों पहले इस जगह पर उगाया था और मुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया था। मैं उन दोनों के लिए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ के अंदर से अचानक ही एक बहुत तेज रोशनी निकलती। इसके बाद पेड़ के ऊपर एक तरफ सोने के गहने तो दूसरी तरफ चांदी के गहने उग जाते हैं। तभी उनके अंदर से एक सोने का झुमका कहता है, आज के बाद तुम्हें जब भी इस जादुई पेड़ से सोने के गहने चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। उसकी बात खत्म होते ही चांदी की पायल कहती है, और तुम्हें जब भी चांदी चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम बेझिझक मुझसे मांग सकती हो। इतना कहते ही उन दोनों के मुंह से सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। तुम इन सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों अनाथ बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक मौसी होकर भी उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। उन्होंने कभी हमें अपना परिवार ही नहीं समझा। आज के बाद तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो, और हाँ, तुम जब जब मुझे याद करोगी मैं तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। पेड़ के इतना कहते ही वो नॉर्मल पेड़ में बदल जाता है। इसके बाद तारा और सिया सोने और चांदी के सिक्के उठाकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन वो दोनों उन सोने और चांदी के सिक्कों से अपने लिए नए नए कपड़े खरीदती हैं और स्वादिष्ट खाना भी खाती हैं। ये खाना कितना स्वादिष्ट है। पिताजी हमें अक्सर माँ के साथ घुमाने लेकर आया करते थे। मुझे उनकी बहुत याद आती। दोनों बहनें खाना खाकर वापस अपनी टुनटुन मौसी के पास पहुंच जाती है। उन्हें इतना खुश देखकर टुनटुन से रहा नहीं जाता और वो उन दोनों के बाल पकड़ लेती है। क्या बात है, तुम दोनों को तो बहुत ऐशो आराम मिल रहे हैं। आखिर इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
जो तुम नए कपड़े पहन के घूम रही हो? ये कपड़े तो हमारे माता पिता ने हमें दिए थे, बस वही है, कोई नए कपड़े नहीं है। टुनटुन मौसी, हमें छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। चुपचाप जाकर अब घर के सारे काम कर लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों रोते हुए घर के अंदर चली जाती हैं और घर के बाकी सारे काम करने लगती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, जिसके बाद सिया और तारा दोनों जादुई पेड़ के पास जाती हैं। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमारे सामने प्रकट हो। तारा के इतना कहते ही जादुई पेड़ के अंदर से अचानक से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो नॉर्मल पेड़ जादुई पेड़ में बदल जाता है और उसके एक तरफ सोने के गहने और दूसरी तरफ चांदी के गहने लग जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुन मौसी ने हमारे स्कूल की फीस भी नहीं भरी और हमें स्कूल से निकाल दिया। हमें अपने स्कूल की फीस भरनी है। बस इतनी सी बात? ये लो, तुम्हारी समस्या अभी के अभी ठीक हो जाएगी। पेड़ के इतना कहते ही चांदी की पायल के मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं, तो सोने के झुमके के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम जितना चाहो उतना पढ़ो, जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। इतना कहते ही पेड़ नॉर्मल बन जाता है, लेकिन ये सब सलोनी देख लेती है और अगले दिन सुबह होते ही अपनी माँ को बता देती है। जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है माँ, वैसे ही मुझे कल अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने जो भी आपको बताया है वो सब कुछ सच है। अगर ये सब सच है तो आज की रात जब वो दोनों जादुई पेड़ से सोना और चांदी लेने जाएंगी तो हम उन्हें वहीं दबोच लेंगे और जादुई पेड़ के ऊपर से सारे गहने तोड़ लेंगे। टुनटुन और सलोनी दोनों रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही आधी रात के समय तारा और सिया उठकर जादुई पेड़ के पास जाती हैं, वो दोनों भी छुपकर उन्हें खिड़की के पास से देखने लगती है। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमारे सामने प्रकट हो। तारा के इतना कहते ही पेड़ के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो पेड़ जादुई पेड़ में बदल जाता है और उसके एक तरफ सोने के गहने और दूसरी तरफ चांदी के गहने लग जाते हैं। बाप रे बाप, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आहिस्ता बोलो माँ, कहीं वो दोनों सुन ना ले। बताओ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आज हम दोनों बहनें तुमसे बात करने आए हैं, क्योंकि तुम अब हमारे दोस्त हो। तुम्हारा ख्याल रखना और तुमसे बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे माता पिता के जाने के बाद अब तुम ही हमारा सहारा हो। इतना कहकर दोनों बहनें पेड़ को गले से लगा लेती हैं। तभी वहां सलोनी और टुनटुन भी आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, इतने पैसे तुम्हें इस जादुई पेड़ से मिल रहे थे। अब तुम दोनों बहनें इस जादुई पेड़ का अकेले फायदा नहीं उठा सकती। जा सलोनी, पकड़ ले दोनों को। सलोनी तारा और सिया के बाल पकड़ लेती है, जिसके बाद टुनटुन जादुई पेड़ के ऊपर से सोने के गहने और चांदी के गहने तोड़ने लगती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टहनियों के सहारे सलोनी और उसकी माँ टुनटुन को पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम जो भी चाहोगी वो तुम कर लोगी और तुम मेरे जादुई पेड़ से सोने के गहने और चांदी के गहने तोड़कर अमीर हो जाओगी? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इतना कहकर जादुई पेड़ सलोनी और टुनटुन को अच्छा सबक सिखाता है और उस दिन उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों तारा और सिया के घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। उस दिन के बाद से तारा और सिया दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। शिफाली न्यूज चैनल के आगे बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ मीनल टीवी बंद कर देती है। माँ, टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू इन आलतू फालतू खबरों में जमी रहे। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, रेडी रहना। शिफाली फिरोजी रंग का फ्रॉक सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर बाद प्रेमा देवी अपने परिवार के साथ उनके घर चलकर आती है। आइए बहन जी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। शिफाली सभी को नाश्ता परोसती है, जिसके बाद प्रेमा कहती है, बहन जी, ये है मेरा बड़ा बेटा प्रज्वल, ये उसकी पत्नी ज्योतिका और ये अर्चित। बस यही 4 जन है परिवार में। अब शेफाली भी शामिल हो जाएगी। जी,
सो तो है, मगर बच्चे एक दूसरे से अकेले में बात कर लेते तो हाँ हाँ क्यों नहीं। भाभी आप भी चलिए। इतने के बाद ज्योतिका अर्चित के साथ शेफाली से अकेले में बात करने आ जाती है। तभी शेफाली कुड़कुड़ाती हुई मन ही मन में कहती है, ये सही है, मेरी होने वाली जेठानी जी हम दो जन के बीच कबाब में हड्डी बन के चली आई। शेफाली तुमने कुछ कहा क्या? जी नहीं तो। माफ करना, मगर मेरे डियर देवर जी बहुत ही शर्मीले मिजाज के हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी भाभी यहाँ है। वैसे अर्चित की शक्ल से लग नहीं रहा कि इन्हें आपकी कंपनी की जरूरत है। कुछ ही देर के बाद देवर भाभी और शेफाली नीचे आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में शेफाली और अर्चित शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और शादी के रात कमरे में बैठी शेफाली दरवाजे की तरफ देखती हुई कहती है, इतनी देर हो गई, ये अर्चित कहाँ रह गए? शायद दोस्तों के फौज के बीच फंस गए होंगे। शेफाली अपने मन को ऐसा समझा ही रही होती है कि तभी उसे हंसी की गूंज के साथ कमरे के अंदर बढ़ते हुए कदमों की परछाई दिखती है। अर्चित, ओह सॉरी शेफाली, वो मैं भाभी से। मैं बताती हूँ शेफाली, वो मैं देवर जी को तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए टिप्स दे रही थी। फिर हम दोनों देवर भाभी गप्पे लड़ाने लगे और समय का पता ही नहीं चला। ये सुनकर देवरानी के दिलो दिमाग में खलबली मच जाती है और वो अपनी जेठानी पर झुंझला उठती है। क्या बात है जेठानी जी, यहाँ मैं पलके बिछाकर अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, मगर देवर भाभी तो एक दूसरे में मगन है। देवरानी की बातों को टालकर जेठानी वहां से चली जाती है। अगली सुबह शेफाली, शेफाली दरवाजा खोलो। ये जेठानी जी को चैन नहीं, चली आई सुबह सुबह सौतन बनने। शुक्र है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद देवरानी किचन में आकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी प्रज्वल कहता है, क्या हुआ अर्चित, तू इतने स्लो स्पीड में खाना क्यों खा रहा है? वो भाई मैं जिस हिसाब से नमक मिर्च खाता हूँ वो सभी भाभी जानती है। शेफाली बहू, अर्चित को तेरी जेठानी के हाथों से बना जायकेदार खाना ही भाता है। तू बहू से खाना बनाना सीख लेना। अपने पति के मुंह से जेठानी की वाहवाही सुनकर देवरानी जल भून जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक शाम जेठानी देवरानी शाम को हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक अर्चित खुशी से अंदर आकर ज्योतिका को गोद में उठाकर नाचते हुए बोलता है, भाभी भाभी भाभी। अरे देवर जी, भाभी का रट ही लगाए रहोगे या बताओगे भी? हुआ क्या है? अपने जेठानी को पति के बाहों में देखकर देवरानी गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली आती है। जिसके कुछ देर बाद जेठानी कमरे में आती है। अरे देवरानी जी, तुम यूं अचानक से कमरे से बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मुझसे देवर भाभी का इश्क लड़ाना देखा नहीं गया। शेफाली, ये कैसा लांछन लगा रही हो मुझ पर? होश में तो हो। मैं तो होश में हूँ, मगर आप होश खो बैठी हैं। अरे देवर भाभी के रिश्ते दायरे के अच्छे लगते हैं। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला रखी है अर्चित को। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बनकर मेरी शादीशुदा जीवन में जहर घोलेगी, तो मैं आपकी देवरानी नहीं बनती। अपनी देवरानी के तीखे ताने जेठानी के जिगर को छल्ली कर रहे थे, मगर उसे क्या खबर थी कि उसका खामोश खड़ा रहना ही उसका दोष बन जाएगा। देखा, अगर आपका कोई चक्कर नहीं होता तो आपकी जुबान पर चुप्पी का ताला ना होता। जाइए यहाँ से। ऐसे ही समय बीतता जाता है। शेफाली किसी न किसी बहाने से अपनी जेठानी पर जहर उगलती रहती है। फिर एक सुबह, शेफाली शेफाली कहाँ हो? देवर जी, वो देवरानी जी छत पर कपड़े सुखाने गई हैं। कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। अचानक शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज इसे टाक कर दीजिए ना। ठीक है, आप शर्ट उतार कर मुझे दे दीजिए। ओहो भाभी, फिर तो डबल टाइम लग जाएगा, आप ऐसे ही बटन लगा दीजिए। ज्योतिका अर्चित के शर्ट का बटन टाक ही रही थी कि अचानक से गुस्से में दांत पीसती हुई शेफाली पीछे से उस पर झपट पड़ती। दूर हट मेरे पति से। जब देखो देवर के आगे पीछे मक्खी की तरह भिन भिनाती रहती है। शेफाली पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। शादी के पहले दिन से सौतन बनी बैठी है मेरी ये जेठानी। जीना हराम करके रख दिया है मेरा। शोरगुल की वजह से सास और जेठ भागते हुए कमरे में आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? और ज्योतिका, तुम जमीन पर क्यों हो? जेठानी जी की बेहूदगी के लिए उन्हें जमीन के 2 गज नीचे गड़ जाना चाहिए। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी के लिए ऐसा क्यों कह रही है? माँ जी, जब जेठानी सौतन बन जाए तो देवरानी के दांत खट्टे होना लाजमी है। शेफाली, शक की कोई सीमा होती है। अरे देवर भाभी का नाता माँ बेटे के बराबर होता है। जानती हूँ जेठ जी, मगर मेरी जेठानी की जवानी ज्यादा ही जोरों पर उफन रही है।
इसलिए तो अपने लटको झटको से देवर को फांस लिया है। ये सुनकर अर्चित गुस्से में उबलते हुए शेफाली को जोर से चांटा मार देता है। बस करो शेफाली, एक औरत होकर दूसरी औरत पर उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जाने दीजिए देवर जी, रिश्तों को समझने में चूक किसी से भी हो सकती है। आप सभी शेफाली को मेरे लिए माफ कर दीजिए। माफी माय फुट। शेफाली के शक भरे रूखे बर्ताव से परिवार के सभी लोग अब उससे कटे कटे रहने लगते हैं, जिससे देवरानी का गुस्सा जेठानी पर धधक उठता है। और एक रात जब शेफाली की आंखें खुलती है तो वो अर्चित को बिस्तर पर ना पाकर कहती है, अर्चित जी कमरे में नहीं, जरूर ये मेरी सौतन के साथ रंगरलियां मना रहे होंगे। आज मैं इन लैला मजनू को रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। जैसे ही शेफाली कमरे के बाहर आती है तो अर्चित ज्योतिका का हाथ सहला रहा होता है। अच्छा लग रहा है? हाँ अर्चित। ऐसा मंजर देखकर देवरानी गुस्से से दांत पीसती हुई बेरहमी से जेठानी के बाल पकड़कर कहती है, बेशर्म, अपने पति को छोड़कर यहाँ मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, सौतन कहीं की। तभी मैं सोचूं कि आजकल अर्चित मुझसे कटे कटे क्यों रहते हैं। शेफाली तुम गलत समझ रही हो। माँ जी प्रज्वल बचाओ मुझे। मैं गलत समझ रही हूँ? जिसका पति बिस्तर पर बीवी को अकेला छोड़कर किसी पराई औरत के साथ हो वो सौतन होती है। शेफाली गुस्से में जेठानी के बाल पकड़कर उसका सर दीवार में पटकने लगती है। तभी सभी लोग भागते हुए शेफाली को दूर झटकते हैं। अरे बावरी हो गई है क्या बहू? बीमार जेठानी को मार रही है। बेहोश पड़ी थी ज्योतिका यहाँ। मैंने अर्चित को कहा था उसे संभालने को। मैं नींबू पानी बना रही थी उसके लिए। ये सुनकर शक की देवरानी शर्म से पानी पानी हो जाती है। ये मेरे हाथों क्या हो गया जेठानी जी? नहीं, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं शेफाली। तुमने हर दिन मुझे और देवर जी को शक के दायरे में रखा। आज तुम मेरी जान लेने पर उतारू हो गई। अब मैं तुम्हारे साथ इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। रुक जाओ भाभी, आप कहीं नहीं जाओगी। इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी। याद रखना शेफाली, रिश्ते की गांठ कच्चे धागे से बंधी होती है, मगर तुम्हारे शक की बुरी लत ने इसे तोड़ दिया है। चली जाओ यहाँ से। पति के फैसले के आगे शेफाली का बस नहीं चलता और उसे जाना पड़ता है। मन में गड़े शक के एक बीज ने शेफाली को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके साथ कोई भी नहीं था। कड़वा कथन है, मगर जिस रिश्ते में शक का दायरा जगह बना लेती है वो अलगाव के साथ मर मिट जाता है। पारुल एक मस्त मौला लड़की थी जिसे अलग तरह के गाउन पहनकर रील बनाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन, कौन सा गाना सेलेक्ट करूं? मेरा दिल ये पुकारे आजा, नहीं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, नहीं ये भी नहीं। इट्स द टाइम टू डिस्को, नहीं ये भी नहीं। मेहंदी लगा के रखना, सब बेकार हैं। इसी पर रील बनाती हूँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा। उसके रील बनाते वक्त उसका भाई अमन आकर रील में नाचने लगता है। ये देखकर वो उसके सिर पर मारकर कहती है, अमन की बच्ची, पागल है क्या? तूने मेरी सारी रील खराब कर दी। अभी कूदना जरूरी था रील में तुझे? जब देखो हमेशा अकेले ही गाउन पहनकर रील बनाती रहती हो, कभी अपने भाई को भी बुला लिया कर। अच्छा आजा तू भी गाउन पहनकर मटक ले, पर मेरी गाउन को हाथ मत लगाइयो। तेरी 10 किलो वाली भारी गाउन को हाथ लगाना भी नहीं है। पता नहीं कैसे पहनकर चलती है, फिर रील बनाती है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। माँ, इस अमन के बच्चे को ले जाओ यहाँ से। देखना कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। सारी रील खराब कर दी मेरी। 4 दिन बाद जब शादी करके चली जाऊंगी ना, तब मुझे याद करके रोइयो फिर। बड़ा, मैं तुझे कुछ नहीं याद करने वाला। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तभी दरवाजे बंद करके वो अपनी रील बनाने लगती है। ये गाना अच्छा है, मेरे इस गाउन के साथ जचेगा। कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। बारी ना आई हमारी, बाराती देखी सारी, बारी ना आए हमारी, बाराती देखी सारी, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। तभी उसकी डोरबेल बजती है। पारुल फट से उस पार्सल को लेने दरवाजे पर जाती है। पार्सल लेकर अंदर जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे अरे आराम से जा, यूं दौड़ क्यों रही है? कहीं चोट वोट लग गई तो दामाद जी कहेंगे, मम्मी जी ये तो मेरी पारुल नहीं है, क्या है इस डब्बे में? ओफो माँ,
आपका दामाद मुझसे हर हालत में शादी करेगा, उसकी चिंता छोड़ो आप। ये देखो, मेरा गाउन का पार्सल आ गया। वाओ माँ, जैसा सोचा था ये ड्रेस बिल्कुल वैसी ही है। बहुत तमन्ना है इस गाउन को पहनने की मेरी। ओहो, इतने सारे गाउन तेरे पास पहले से ही है, तो ये और क्यों मंगाए? क्या करेगी इसका जो इतना उछल रही है? ओहो मेरी भोली माँ, ये खास गाउन है, पूरे 1 लाख का। मनीष मल्होत्रा ने खास डिजाइन किया है। इसे पहनकर मैं विराट के साथ हनीमून पर मजे करूंगी, अच्छी अच्छी फोटो खींचूंगी, आप देखना। तभी अपना सिर पीटकर कुसुम कहती है, हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। 1 लाख का तूने ये अजीब सा गाउन बनवाया है। अरे इतना तो तेरा शादी का लहंगा भी महंगा नहीं, जो सारे पैसे इसमें बर्बाद किए तूने। ओह माँ प्लीज, मेरा सपना था कि शादी के बाद इतना महंगा गाउन पहनूं। कुछ हो नहीं सकता है तेरा। ये कहकर कुसुम चली जाती है। पारुल अपने कमरे में वो गाउन पहनकर कहती है, ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये गाउन मुझ पर बहुत जच रहा है, एक रील तो बनती है। तभी नाचते हुए वो रील बनाने लगती है। पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय हाय। भूख भी लग रही है, थोड़ा सा कॉफी पी लेती हूँ। रील बनाते हुए वो कॉफी पी रही थी कि उसकी कॉफी गाउन पर गिर जाती है और वो कहती है, बाप रे बाप, मेरा इतना महंगा गाउन खराब हो गया। अब तो माँ मुझे मार डालेगी। मैं रील कैसे बनाऊंगी अपने हनीमून पर? एक बार साफ करती हूँ। ये कहते ही वो अपना गाउन साफ करती है, मगर वो और गंदा हो जाता है। उसे ठीक कराने के लिए वो ड्राई क्लीन की शॉप पर जाती है और वहाँ भी नहीं होता। तभी रोते हुए मंदिर में जाकर वो प्रार्थना करती है, हे कान्हा जी, कुछ तो मदद कीजिए। मेरी शादी के सपने कैसे पूरे होंगे? माँ बहुत डांटेंगी, बहुत महंगा गाउन था ये। कान्हा जी मदद कीजिए, ठीक कर दीजिए मेरे गाउन को। प्रार्थना करके वो जाती है कि एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसके हाथ में मोर पंख था। दोनों का सेम बैग गिर जाता है। वो लड़का बैग बदलकर उठा लेता है और कहता है, अरे आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? माफ कीजिए, देख नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं। बहुत परेशान लग रही हैं आप। चिंता मत कीजिए, आप अपनी जिंदगी के नए सफर में बहुत खुश रहेंगी और दूसरों को भी खुश रखेंगी। जी। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाती है। अरे उस लड़की को कैसे पता कि मैं अपनी जिंदगी के नए सफर शुरू करने जा रही हूँ? खैर छोड़ो। पारुल कमरे में आकर उस गाउन को पटक देती है। तभी उसकी नजर अपने नए चमचमाते हुए गाउन पर पड़ती है। अरे मेरा ये गाउन तो बहुत खराब हो गया था, इतना चमक कैसे रहा है? लगता है जादू हो गया। थैंक यू सो मच कान्हा जी। ऐसे ही 2 दिन बाद उसकी हल्दी और मेहंदी की रस्म नाच गाना करके हो जाती है और अगले दिन विराट से उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश करने के बाद सास कमला उससे कहती है, बहू, मैं शादी में ज्यादा लोगों को बुला नहीं पाई, इसीलिए कल रिसेप्शन की पार्टी है। तेरे पास ड्रेस तो है ना? अरे मेरा वो गाउन है ना, वही पहनूंगी मैं। हाँ माँ जी, मेरे पास है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। अगले दिन पारुल रिसेप्शन की पार्टी में अपना वो सुंदर सा गाउन पहन लेती है। उसके चलते ही उस गाउन में से सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। ये देखकर वो कहती है, अरे इस गाउन में से सिक्के कैसे निकल रहे हैं? कहीं मनीष मल्होत्रा ने सोने के सिक्के तो नहीं लगा दिए गाउन में? पर मुझे तो दिख नहीं रहे। वो दोबारा चलती है तो सोने के सिक्के फिर से उसकी गाउन से निकलने लगते हैं। ये तो कमाल हो गया। कहीं उस लड़के ने तो मेरा गाउन नहीं बदल दिया, क्योंकि ये पहले खराब था फिर ठीक हो गया और इसमें से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। इसका मतलब कान्हा जी ने मुझे जादुई गाउन दिया है। थैंक यू सो मच कान्हा जी। पर अभी मैं सबके सामने बाहर जाऊंगी, तो सिक्के प्लीज मत निकालना, जब जरूरत हो तब आना। अरे वाह मेरी जान, तुम तो इस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हो। तुमने तो कटरीना कैफ को भी पीछे छोड़ दिया। अब चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं रिसेप्शन पर। तभी दोनों स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं, जहां उनका फोटोशूट होता है। अचानक से कमला की तबीयत खराब हो जाती है और वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर कहता है, आपकी मदर की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, जल्दी से पैसे जमा करा दीजिए, वक्त नहीं है। इतने सारे पैसे लाने में टाइम लग जाएगा, क्या करूं मैं? मुझे माँ जी की जान बचानी होगी विराट, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी ला कर देती हूँ।
पारुल साइड में जाकर कहती है, हे जादुई गाउन, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। तभी उसके जादुई गाउन से बहुत सारे पैसे निकल कर आते हैं। ये लेकर वो डॉक्टर को जमा करा देती है। 3 घंटे बाद उसकी सास को होश आता है। बहू, विराट, माफ करना, मेरी वजह से रिसेप्शन खराब हो गया तुम्हारा। मुझे पता चला कि बहुत सारे पैसे लग गए, तो कहाँ से लाया बेटा? माँ, आपकी बहू ने आपकी जान बचा ली, उसी ने पैसों का इंतजाम किया। शुक्रिया बहू, मेरी जान बचाने के लिए। माँ जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ आखिर। वक्त गुजरता है। पारुल अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। एक दिन उसके देवर के ऑफिस में आग लग जाती है। इस बात से परेशान होकर वो कहता है, माँ, भाई, भाभी, मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। मेरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरे वर्कर्स रोड पर आ जाएंगे और मैं उनका परिवार कैसे चलेगा? इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा दोबारा? देवर जी, मैं हूँ ना, आपको जितने पैसे चाहिए उतने बताइए, मेरे पास है। आप फिर से अपनी फैक्ट्री शुरू कर पाएंगे और आपके वर्कर्स भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सच भाभी? हाँ। पारुल अपने कमरे में जाकर दोबारा से गाउन पहनकर कहती है, हे जादुई गाउन, मुझे देवर जी के लिए लाखों रुपए की पैसों की जरूरत है, मदद करो। पारुल के कहते ही गाउन से नोटों की गड्डियां निकल कर आती हैं। गाउन को वापस रखकर वो नोटों की गड्डी अपने देवर को देती है, जिसके बाद वो नई फैक्ट्री की शुरुआत करता है। ये देखकर सास कहती है, बहू, घर में कोई सी भी परेशानी हो, तुम हमेशा आगे खड़ी रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू साक्षात लक्ष्मी देवी का स्वरूप है। तू हमेशा पैसों से मदद करती है, लाखों में एक है तू, नजर न लगे तुझे। थू थू थू। शुक्रिया माँ जी। इस तरह पारुल के ससुराल वाले उससे बहुत खुश रहते हैं। जिसके बाद पारुल अपना गाउन पहनकर विराट के साथ हनीमून पर जाती है, जहां उसे बेसहारा, गरीब, भूखे बच्चे दिखते हैं। अपने जादुई गाउन की मदद से वो उन बच्चों को तोहफे और ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और ऐसे ही सबकी मदद करती है। और उस गाउन का राज हमेशा राज रहता है। मीना और चीना नाम की 2 बहनें थीं। उनके गोरखपुर गांव में पानी की किल्लत हो गई थी। हर जगह सूखा पड़ गया था, न कुएं में पानी, न तालाब में, न पोखर में, जिस कारण वो दोनों बहनें चलते चलते दूसरे गांव में पहुंची, जिसका नाम ढोलकपुर गांव था। लेकिन वो जंगलों से गुजर रही थीं। दोनों बहनों के हाथ में अपनी अपनी पानी की बोतल थी। तभी बड़ी बहन मीना कहती है, बहुत प्यास लग रही है और कितनी दूर जाना पड़ेगा हमें। जरा सा पानी बचा है, अगर ये भी खत्म कर दिया तो क्या होगा हमारा। हमें कुछ पानी पीने की जगह ढूंढनी होगी। हाँ दीदी, अब तो मुझे भी बहुत प्यास लग रही है और ये आखिरी घूंट पी लिया तो कुछ नहीं बचेगा। हमें जल्द से जल्द रहने की, पानी पीने की जगह ढूंढनी होगी। चलो। तभी दोनों जंगल में आगे आगे चलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एक साधु बाबा थे, जिसके कमंडल का थोड़ा बहुत पानी गिर चुका था। वो प्यासा भी था और आवाज लगाते हुए कहता है, अरे कोई है क्या? मुझे प्यास लग रही है। अगर कोई आसपास है तो कृपया मुझे पानी दे दो। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, आंखों के आगे अंधेरा सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता अब मैं एक कदम भी चल पाऊंगा। दोनों बहनों को साधु बाबा की आवाज सुनाई देती है। वो जब तक पहुंचती हैं, इतने में साधु बाबा जमीन पर धराशाही हो जाता है। तो चीना अपने बोतल की पानी की कुछ बूंदें साधु बाबा के चेहरे पर छिड़कती है। तभी वो होश में आते हैं और मीना कहती है, बाबा, आप ठीक तो है ना? आपको चक्कर कैसे आए? अभी आप ही हमें पुकार रहे थे ना? हाँ बच्चों, अभी मैं ही तुम्हें पुकार रहा था। मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ, आप ये पानी पी लीजिए। मुझे थोड़ा और पानी चाहिए। आप मेरी बोतल का पानी भी पी लीजिए, बस यही है। हम पानी की तलाश में हैं बहुत देर से। हमें न रहने की जगह मिली, न पानी पीने की। तभी साधु बाबा पानी पीकर कहते हैं, मुझे एक स्थान पता है। यहाँ से दक्षिण दिशा में एक तारा नाम की नदी है। तुम वहां जाकर पानी पी सकती हो। मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया और धराशाही हो गया। शुक्रिया मुझे पानी पिलाने के लिए। कोई बात नहीं बाबा, अब आपने हमें वो जगह बता दी है तो हम बहनें जाकर वहां पर अपनी प्यास बुझा लेंगी। तभी दोनों बहनें वहां से आगे की ओर बढ़ती हैं।
और 2 घंटे बाद उस नदी तक पहुंच जाती हैं, जहां मीना अपनी बोतल भरती है तो चीना रुक जाती है और कहती है, दीदी यहाँ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। देखो मुझे एक हैंडपंप भी मिला यहीं पास में। आप खामा उस नदी पर चली गई, इतना नीचे उतर कर जाना पड़ा आपको। मैं तो हैंडपंप चलाकर पानी भर लेती हूँ। कोई बात नहीं, तू वहाँ से पानी भर ले, मैं भी आती हूँ। पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती हैं, फिर जंगल की लकड़ी काटकर और घास फूस इकट्ठा करके अपने लिए झोपड़ी तैयार कर लेती हैं और रहने लगती हैं। वक्त गुजरता है, दोनों बहनें नदी और हैंडपंप से ही पानी लाकर सारा काम किया करती थी। वहीं दूसरी ओर ढोलकपुर गांव में भी अब पानी की किल्लत बढ़ गई थी। जगह जगह से पानी के स्रोत सूख चुके थे, चाहे वो नदियां हो, पोखर हो, कुएं हो। लोग प्यास के कारण मर रहे थे क्योंकि उनके हैंडपंप में गंदा पानी आ रहा था। गांव का कोई भी व्यक्ति उस हैंडपंप और नदी के बारे में नहीं जानता था, जहां चीना मीना नाम की 2 बहनें अपना गुजर बसर कर रही थी। तभी उस गांव का अमीर व्यक्ति हरिवंश चंद्र जंगल में शिकार के लिए आता है, जहां चलते चलते उसे 2 बहनों की कुटिया से आवाज आती है और उन्हें देखकर वो कहता है, आखिर ये दोनों कुंवारी लड़कियां यहां जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? और उनके साथ कोई है भी क्या या नहीं? नजर रखता हूं इन पर। दीदी मुझे प्यास लग रही है और मटके में पानी खत्म हो गया है। ठीक है, कल हम दोनों पानी भरने चलते हैं। मुझे कपड़े धोने हैं और तू मटका भर लियो। ओहो, इसका मतलब यहाँ पर पानी पीने की 2 जगह हैं। ठीक है, इन लड़कियों का पीछा करके उस जगह का पता करता हूँ, फिर गांव में और अमीर बन जाऊंगा। सबको यहाँ से महंगा पानी भर कर दूंगा। ये हुआ ना हरिवंश का षड्यंत्र। तभी मीना चीना दोनों नदी और हैंडपंप पर पानी के लिए जाती हैं, जिस जगह का मालूम हरवंश चंद्र को हो जाता है और चुपके से वो ईंट उठाकर चीना को हैंडपंप के पास मार डालता है। फिर मीना को नदी में धक्का मार देता है। मीना कहती है, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। आपने मुझे धक्का क्यों मारा और आप कौन हो? क्यों किया आपने ऐसा? बचाइए मुझे। तू और तेरी बहन की मौत नहीं होगी तब तक मैं गांव वालों का भला कैसे करूंगा, उन्हें महंगा पानी बेचकर। अरे तड़पती रहो पानी में जल बिन मछली की तरह। ऐसा कहकर हरिवंश उनके घर की कैनों में पानी भरकर गांव में ले आता है। तत्पश्चात दोनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं और कहती हैं, दीदी इस राक्षस ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया और ये लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। उन्हें मुफ्त का पानी महंगा करके पिलाना चाहता है। हमें इसे रोकना होगा, चाहे इसका जो भी मकसद हो। हाँ दीदी। हरिवंश गांव में उस नदी और हैंडपंप से पानी भरकर उन्हें महंगा करके बेचता है। अमीर लोग तो खरीद भी लेते हैं, लेकिन गरीब लोग उससे पानी नहीं खरीद पाते। वो उससे बिलक बिलक कर कहते हैं, अरे सेठ जी, हम पर थोड़ी कृपा करिए। एक पानी की बोतल इतनी महंगी करके मत दीजिए, इसका सही मूल्य ले लीजिए या थोड़ा कम कर लीजिए। अरे फकीर कहीं के, चला जाए यहाँ से। जानता है ना गांव में पानी की कितनी किल्लत है। मैं कैसे कैसे करके ये पानी दूर से तुम्हें पिलाने के लिए ला रहा हूँ और तुम मुझे इसका सही पैसा नहीं दे सकते। चले जाओ यहाँ से, मरो प्यासे। हरिवंश ऐसे सब गरीबों को फटकार रहा था। ये होता हुआ वो दोनों चुड़ैल बहनें देख लेती हैं और कहती हैं, अच्छा तो गरीबों को ये प्यासा मार रहा है, इसलिए इसने हमें मारा था कि ये महंगा पानी बेचे। दीदी अब हमें लोगों की मदद करनी होगी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो चीना। तभी दोनों चुड़ैल बहनें वेश बदलकर उस नदी और हैंडपंप से पानी लाकर गरीबों की प्यास मिटा रही थी, जिसके लिए गरीब लोग उन्हें दुआएं देते हैं और कहते हैं, दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हो, जिन्होंने हमारी तकलीफ समझी और हमें पानी पिलाया, वरना ये हरिवंश सेठ 100 रुपए की बोतल दे रहा है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ही उसे उसके किए की सजा मिलेगी। दोनों चुड़ैल बहनें गरीब लोगों की प्यास मिटा रही थी, तो वहीं हरिवंश महंगा पानी बेच रहा था। हद पार तो तब हो जाती है जब वो 200 रुपए की एक कैन देता है। खाने पीने के चक्कर में कुछ गरीबों ने अपने घर का सारा सामान बेच डाला। हरिवंश नोटों की गड्डियां गिन रहा था। तभी दोनों चुड़ैल बहनें उसे फुटबॉल बनाकर खेलती हैं, फिर जमीन पर पटकती हैं और मीना उसका गला पकड़कर कहती है, सिर्फ तूने अपनी कमाई के लिए हमें मार डाला और गांव वालों को प्यासा मारा। इसकी सजा तो तुझे गांव के लोगों के बीच ही मिलेगी। दोनों चुड़ैलें उसे घसीटते हुए गांव के लोगों के बीच में लाती हैं, जहां सभी लोग उसका चुपचाप तमाशा देखते हैं। फिर दोनों चुड़ैल उसे मार डालती हैं। तो गांव का दूसरा अमीर सेठ कहता है, आखिर तुमने उसे क्यों मार डाला?
लोगों को पानी पिलाने का पुण्य काम ही तो कर रहा था। ये दोगुला इंसान लोगों को पीने का पानी पिलाने का पुण्य का काम नहीं कर रहा था, बल्कि पाप का काम कर रहा था। मुफ्त का पानी नदी और हैंडपंप से लाकर तुम्हें दुगनी कीमत में बेच रहा था। जरा गरीबों का तो सोचो, उन्हें तो वह प्यासा मार रहा था और ये सब करने के लिए उसने मेरी और मेरी बहन की जान ले ली, जबकि हम दोनों तो उसे जानते तक नहीं थे। अगर ऐसी बात है तो बेटा तुमने इस कपटी को मारकर बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन लोगों को पानी मिल रहा था अब पानी कहाँ से मिलेगा? आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पानी भर कर ला कर देंगे उस नदी और हैंडपंप से, और वो जगह भी दिखा देंगे। हम दोनों का मकसद सिर्फ आपको सच बताना और बदला लेना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे गांव की मदद की। पानी के लिए तरस गए थे, बच्चे तो रोए जा रहे थे। उसी वक्त दोनों चुड़ैल बहनें नदी और हैंडपंप से बार बार पानी भरकर गांव वालों तक पहुंच जाती हैं। 24 घंटों के अंदर सभी लोगों के पास मुफ्त का ताजा पानी होता है। उन सब का शुक्रिया अदा उनको चुड़ैलों को मिलता है। तत्पश्चात उन्हें मुक्ति मिल जाती है।